नमस्कार। बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग सेल के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे तो सेल से संबंधित अर्थात कोशिका से संबंधित जो भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री में आप कुछ चीज़ें रट लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी में जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कॉन्सेप्चुअल सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि सेल से संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछे जाएँ उसमें आप गलती ना करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। देखिए, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि आखिर ये सेल होता क्या है। सेल के बारे में आपको डिफिनेशन थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, लेकिन आप समझने के लिए एक लेमैन की भाषा में आप यूँ समझें कि सेल एक तरह से जिसे कोशिका आप कहते हैं, वह एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी जीव के निर्माण में, लिविंग थिंग्स के निर्माण में। जैसे कि हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी बहुत सारे अरबों करोड़ों सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। लेकिन जब सेल का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारे और कंपोनेंट शामिल होते हैं, जिससे कि पूरे के पूरे बॉडी में जो अलग अलग फंक्शन होता है वह उसके माध्यम से होता है। आप इसे यूँ समझें कि जब भी आप सेल की चर्चा करते हैं तो आपको इस तरीके से समझना होगा। जैसे मान लीजिए आप एक कोई घर बनाते हैं। घर बनाने के समय आप देखते होंगे कि घर सिर्फ ईंट से नहीं बनता है, उसमें सीमेंट आप मिलाते हैं, उसमें आप पानी मिलाते हैं, उसमें आप बालू मिलाते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे कंपोनेंट हैं, वो उसके घटक हैं जिसके सम्मिलित रूप से घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारा बॉडी होता है। उसी तरह से जैसे कि आप पढ़ते होंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल, यानी कि दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि एक प्लांट जगत का एक पूरा का पूरा सेल हो गया, एक हो गया एनिमल जगत का। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो कॉमन बातें हमें समझनी है वो हम यहाँ पे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपने सेल के बारे में बेसिक बातें समझ ली, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं सेल को तो हम बेसिकली इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है न्यूक्लियस। तो इसका जो बाहरी पार्ट होता है इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। तो ये कोशिका झिल्ली होता है, ये साइटोप्लाज्म जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये 3 पार्ट में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं सेल का। अब हम ये समझते हैं कि ये जो खास करके जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन हम पहले समझ लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा होगा, लेकिन आप समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि इसे आप कोशिका द्रव्य कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म है ना। देखिए, ये जो पूरा पूरा पार्ट आप दिख रहा है ना, ये साइटोप्लाज्म है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान से इमेज को देखना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, और ये हो गया न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होता है, जिसे आप हिंदी में केंद्रक कहते हैं, इसके सम्मिलित रूप को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये आप समझ गए। अब हम एक एक करके इसके और सारे स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। मैंने स्टडी के लिए आपको बताया कि 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसे आप कहते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर जो होता है चारों ओर, ये आप देख रहे हैं, ये इसके चारों ओर ये दिख रहा है ना, ये चारों ओर बाहरी पार्ट में आउटर पार्ट, यानी कि जितने भी सेल होते हैं उसके बाहर चारों तरफ जो एक बहुत पतली और मुलायम लचीली एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चूँकि ये झिल्ली जीवित एवं सेमी परमिएबल होती है, यह एक लिविंग रूप में होती है, सेमी परमिएबल होती है, इसीलिए इस झिल्ली के द्वारा क्या होता है कि कुछ ही पदार्थ इसके अंदर तथा बाहर आते जाते हैं, सभी पदार्थ नहीं जाते हैं, क्योंकि क्या है, सेमी परमिएबल है, यानी कि ये अर्ध पारगम्य है। इस कारण से सभी पदार्थ इसके अंदर आ जा नहीं सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
ऐसे समझें कि मान लीजिए आपके घर के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा है। उस गार्ड को आपने बोला कि सबको अंदर जाने की इजाज़त नहीं देनी है, तो किसी को वो अंदर जाने की इजाज़त देगा, किसी को वो अंदर जाने नहीं देगा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है वो एक घर के गार्ड की तरह होता है। उसमें कुछ लोगों को अंदर जाने देता है, कुछ को अंदर जाने नहीं देता है, यानी कि सेलेक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं चयनात्मक पारगम झिल्ली। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको इसमें जाननी थी। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह बेसिकली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये किसकी बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें जो होता है वो 2 परत प्रोटीन का होता है, यानी कि जो उसका 2 लेयर होता है वो प्रोटीन का होता है, और उसका जो 1 लेयर होता है वो लिपिड का होता है। प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड। तो आपने इसको समझ लिया। आप मेरे साथ एक बार बोलते चलें, रिवाइज करें। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि सेल किसी भी बॉडी का, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। उसी के माध्यम से पूरा बॉडी का फंक्शन काम करता है। और जब सेल का निर्माण होता है, यानी कि जब कोशिका का निर्माण होता है, तो वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर होता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनील कहते हैं, हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। तो यह एक सबका अलग अलग फंक्शन होता है। मान लीजिए हमारे बॉडी में लीवर का फंक्शन अलग है, हमारे बॉडी में जो हार्ट है उसका फंक्शन अलग है। उसी प्रकार से सेल के अंदर बहुत सारे और पार्ट होते हैं जिसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, गोल्जी एपर्चस को पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारे इसके कंपोनेंट हो गए। किसके? ये सेल के कंपोनेंट हो गए। तो इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमने स्टडी किया वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया है। इसके बारे में बेसिक बात है आपने ये समझी कि ये एक बाहरी इसका एक आवरण होता है, एक आउटर पार्ट होता है जो कि काफ़ी पतला, मुलायम और लचीला होता है। और यह एक तरह से सेमी परमेबल होता है ना, यानी कि पूरी तरह से ये परमेबल नहीं होता है। इसी कारण से कुछ पदार्थ इसमें आते हैं, कुछ पदार्थ इसमें नहीं आ पाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 लेयर होता है प्रोटीन का और 1 लेयर होता है लिपिड का। और जब भी आप इसको भूलेंगे ना तो मेरे उदाहरण को आप याद रखिएगा कि एक तरह से आपके घर के गार्ड की तरह काम करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन, जैसे आप हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसे ही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और ये जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल। ये बेसिक बातें आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम ये देखेंगे कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है ना। तो इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन आपको बेसिक 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि ये कोशिका को एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट करता है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसका आउटर पार्ट है, उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर के ऊपर चारों तरफ से आपने दीवार घेर दिया। दीवार घेरने से क्या होगा? आपके घर की सिक्योरिटी हो जाएगी। उसी प्रकार से एक मैकेनिकल यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। और जो विभिन्न टाइप के जो अणु होते हैं उसको बाहर निकलने और अंदर आने में उसको एक तरह से नियंत्रण प्रदान करता है। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का वर्क हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। यहाँ जो मैंने लिख रखा है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल जो होता है खास करके जैसे हम सेल वॉल के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। तो जब प्लांट की बात हम करते हैं तो ये प्लांट सेल के चारों ओर, यानी कि कौन? सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल के चारों ओर एक तरह से एक मोटे और कड़े आवरण से घिरा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा इसके ऊपर में पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, एक आउटर पार्ट इसका होता है जो कि इसको एक प्रोटेक्शन देता है। उसी तरीके से प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वह एक तरह से कड़े आवरण से घिरा होता है। और इसी बाहरी कड़े आवरण को हम कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति हिंदी में कहते हैं हम, और इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ,
आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है, ये सेल वॉल, देखिए ये इसका बाहरी पार्ट हो गया। जब मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बातें बताई थी तो ये इसका ये पार्ट था, है ना, ये वाला पार्ट, और ये जो सेल वॉल है ये इसका बाहरी आवरण है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये बेसिकली सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और जो कोशिका भित्ति होती है जिसे आप सेल वॉल कहते हैं, यह सेलुलोज का बना होता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि यह किसका बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है, और यह परमिएबल होती है। यानी कि इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा था, आप रिवाइज कीजिए एक बार। वह सेमी परमिएबल होती है, यानी कि अर्ध पारगम होती है। लेकिन यह क्या है, यह पारगम है या यह परमिएबल है, परमिएबल है ना। यह एक सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज जो होता है काफ़ी जटिल पदार्थ होता है। जो प्लांट कोशिका होती है उसको एक तरह से संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन? सेलुलोज। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये उसको एक तरह से जो एक स्ट्रक्चरल जो दृढ़ता प्रदान करता है वो कौन करता है? वह सेलुलोज करता है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। इसी कारण से क्या होता है, कोशिका भित्ति जो होती है वह कड़ी और निर्जीव होती है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि खास करके जो सेल वॉल होता है यह इसको मैकेनिकल सपोर्ट तो देता ही है, इसको एक सहारा देता है, साथ ही साथ जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल वॉल होती है, उसकी रक्षा भी करता है। ये आपको ध्यान रखना है, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है तथा कोशिका को सूखने से बचाता है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी सेल वॉल के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो देखिए आप इस मैप को, यानी कि जो डायग्राम है इसको आप ध्यान से देखिए। ये आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है। मैंने इससे पहले आपको समझाया था, ये पूरा जो पार्ट है ये आपको हल्का ग्रीन सा दिख रहा होगा। ये पूरा पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्म का है। तो इससे पहले मैंने आपको बोला था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको ये समझाया था कि साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होता है इस दोनों के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म जो है वह एक तरह से प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो साइटोप्लाज्म है वह प्रोटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है। मैंने क्या बोला इससे पहले कि ये जो बाहर का जो पूरा पार्ट है कोशिका द्रव जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस है इसके सम्मिलित रूप को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, इस दोनों के सम्मिलित रूप को। उसके बाद जब हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं तो ये जो साइटोप्लाज्म जो है इसके सम्मिलित रूप को जो हम जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो यह प्रोटोप्लाज्म का ही एक भाग है जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल और जो न्यूक्लियस है, इसको आप देखिए, ये आपको दिख रहा है सेल वॉल, है ना। ये सेल वॉल जो है और जो ये न्यूक्लियस है ये इसके बीच होता है, उसे ही हम कहते हैं कोशिका द्रव। यानी कि आप देख रहे हैं ये सारा जो है ये पार्ट, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। अब इसकी खासियत यह है कि इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं खनिज लवण, जल तथा कार्बनिक, यानी कि नॉन कार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, और जो कि निर्जीव होते हैं, ये ध्यान रखना है। और जो कोशिका द्रव जिसे आप कहते हैं हिंदी में, साइटोप्लाज्म में एक अंदर जो पार्ट होता है वो काफ़ी चिपचिपा पदार्थ होता है और काफ़ी गाढ़ा होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बारे में हम जब डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं ना, ये सारा स्ट्रक्चर है, ये इतने सारे स्ट्रक्चर हैं। तो इसको हम स्टडी करने के लिए फिर इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल उपस्थित होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं इतने सारे अलग अलग पदार्थ हैं। तो ये सारे क्या क्या हैं इसकी हम अब डिटेल से स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही। तो उसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे मैं आपको एक बार सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ, तब जाके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इसके बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपने देखा होगा कि इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस दोनों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही हम स्टडी करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्टडी करेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है। फिर हम स्टडी करेंगे, इसी के अंतर्गत स्टडी करेंगे लाइसोसोम के स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के स्टडी करेंगे, प्लास्टिड्स के स्टडी करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है उसकी स्टडी करेंगे, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है उसकी स्टडी करेंगे, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है और माइक्रोट्यूबल्स क्या होता है। इन सारे पार्ट की हम स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत। उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस की, ये जो आप देख रहे हैं इसकी स्टडी करेंगे। तो ये सारे इसके पार्ट हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शुरुआती लेक्चर में आपने इतनी बातें तो अच्छे से समझ गई होगी कि आखिर ये सेल क्या होता है और ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है ये दरअसल है क्या, इसके और कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी बातें आपने आज की बेसिक क्लास में समझ ली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट के बारे में। जो आपको दिख रहा है ये सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसे हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, तो ये सारे पार्ट के स्टडी करने के साथ हम समझेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, ये कैसे कार्य करती है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और आपको ये अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।